नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी 13 पॉइंट स्टडी में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, जो है राजभाषा। तो राजभाषा को मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा दोस्तों। उसमें आपको अनुसूची, अनुच्छेद और आपको राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर बताऊंगा। तो इस टॉपिक को आप कंप्लीट देखना, क्योंकि इससे काफ़ी बार कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 343 अनुच्छेद में क्या लिखा गया है और 351 अनुच्छेद में क्या लिखा गया है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, राजभाषा। जो राजभाषा होती है उसको देखिए दोस्तों। राजभाषा आपको समझ आ रहा होगा कि राजभाषा, राज मतलब जो प्रशासनिक भाषाएं होती है उसे क्या कहते हैं हम? राजभाषा कहते हैं। तो इस आधार पर हम राजभाषा की परिभाषा यह कह सकते हैं कि किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा, जो राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उसको संपन्न करने, उसको पूरा करने के लिए, जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उनको संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। ओके दोस्तों, आप राजभाषा को यूँ कह सकते हैं कि राजभाषा, जो राजभाषा होती है दोस्तों, राजभाषा, राजभाषा को आप क्या कहेंगे? संवैधानिक भाषा भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? संवैधानिक भाषा भी कह सकते हैं, या प्रशासन की भाषा कह सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि हमारी राजभाषा कितनी है? तो राजभाषा हमारी कितनी है? 22 राजभाषाएं हैं। ओके दोस्तों, सॉरी, हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और जो हमारी राजभाषा है वो क्या है? हमारी राजभाषा क्या है दोस्तों? वो है हिंदी। हमारी राजभाषा क्या है? तो ये पूछा जा सकता है कि हमारी जो राजभाषा है वह क्या है? हिंदी है। ओके दोस्तों, अब ये देखिए कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कंफ्यूज नहीं होना है। पहले राजभाषा मैंने आपको बता दिया है कि राजभाषा एक संवैधानिक भाषा है या प्रशासन की कामकाज की भाषा है। ओके दोस्तों, दूसरा आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा भी हमारी क्या है? पहले राष्ट्रभाषा समझ लेते हैं कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। राष्ट्रभाषा हम उसे कहते हैं जो स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द है। राष्ट्रभाषा क्या है? एक जनता द्वारा, जनता की भाषा है। क्या है? जनता की भाषा को क्या कहते हैं हम? राष्ट्रभाषा कहते हैं। जनता की भाषा को क्या कहेंगे? राष्ट्रभाषा कहते हैं। और यह क्या है? राष्ट्रभाषा शब्द स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द है। ओके, तो दोस्तों, हम समस्त राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति किस में करते हैं? राष्ट्रभाषा में करते हैं। जो समस्त राष्ट्रीय तत्वों की जो अभिव्यक्ति, जो राष्ट्र की तत्वों की अभिव्यक्ति करते हैं, राष्ट्र की तत्वों की अभिव्यक्ति, तत्वों की अभिव्यक्ति करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? राष्ट्रभाषा कहते हैं। या इसे हम क्या कहेंगे? जनता की भाषा। राष्ट्रभाषा को क्या कहेंगे? जनता की भाषा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। और राजभाषा तो मैंने आपको समझा दिया है कि राजभाषा एक प्रशासनिक भाषा है जो सरकारी कामकाज में उपयुक्त, मतलब कामकाज में प्रयोग की करने वाली भाषा को क्या कहेंगे हम? राजभाषा कहते हैं। ओके, आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 17 में, जो भारतीय संविधान का भाग 17 है, तो उसमें क्या है कि अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं? जो भाग 17 है उसके अंतर्गत हमारे 343 कितने अनुच्छेद हैं? 343 से 351 अनुच्छेद का क्या है? वर्णन है। तो उसमें क्या है? राजभाषा संबंधी उपबंध है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 343 के तहत, जो 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख है, तो सबसे पहले 343 अनुच्छेद देख लेते हैं। 343 अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। जो संघ होगा, संघ में क्या आएगा? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति की जो भाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी होगी। और उसकी जो लिपि होगी वो क्या होती है? देवनागरी होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए,
संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए, संघ की जो शासकीय प्रयोजन होते हैं उसके लिए प्रयोग होने वाली जो अंक का रूप होता है वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ये क्या कहना चाहता है कि संघ के शासकीय प्रयोजन, संघ मतलब राज्य सरकार, केंद्र लोकसभा के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का रूप भारतीय अंकों का क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। तो अनुच्छेद 344 देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है। जो राष्ट्रपति होगा किसी देश का, सपोज दैट भारत का राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद जी हैं, तो वो क्या करते हैं कि राजभाषा के संबंध में आयोग क्या करते हैं, गठित कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रथम जो राजकीय भाषा का आयोग, राजकीय भाषा आयोग का गठन किया हुआ वो 1955 में हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो उसमें अध्यक्षता की थी बीजे खैर ने। बीजे खैर ने, और उसे प्रथम अध्यक्ष भी बनाया गया था कि प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, बीजी खैर हैं। और तो अनुच्छेद 344 आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए। तो अनुच्छेद 344 का, अनुच्छेद 344 का देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 344 4 के अंतर्गत राजभाषा पर 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन का प्रावधान है। जो राजभाषा पर क्या है, 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन का प्रावधान है। और इस समिति में लोकसभा से 20 सदस्य, लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, इस 30 सदस्यों में इसमें 20 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। इसमें इस समिति में लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा संबंधी उपबंध है। जो राज्य की राजभाषा होगी उसके संबंध में जो उपबंध होंगे वो किस में है, अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा संबंधी उपबंध है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 346 के तहत राज्य और दूसरे राज्य, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 346 में यह कहा गया है कि राज्य और दूसरे राज्य तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पत्र की भाषा, जो शासकीय पत्र होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, हिंदी में मैंने आपको पढ़ाया था, उसकी जो भाषा होगी वो कौन सी होगी, वो होगी राजभाषा होगी। कौन सी भाषा होगी, राजभाषा होगी। और किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 346 में यह कहा गया है राज्य और दूसरे राज्य में जो पत्र लिखा जाएगा वह राजभाषा में लिखा जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जो पत्र लिखा जाएगा वो भी किस में लिखा जाएगा, राजभाषा में लिखा जाएगा। वो किस में कहा गया है, अनुच्छेद 346 में। अनुच्छेद 347 देख लीजिए। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य द्वारा राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध विशेष उपबंध का प्रावधान अनुच्छेद 347 में कहा गया है कि किसी राज्य द्वारा राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में जो उपबंध हैं वो किस में, अनुच्छेद 347 में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए अनुच्छेद 348 का, पहले अनुच्छेद 348 देख लीजिए। अनुच्छेद 348 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियम विधेयक में प्रयोग होने वाली भाषा संबंधी उपबंध हैं। और ये क्या है कि जो 348 अनुच्छेद है उसमें यह कहा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो भाषा होगी वो क्या होगी, ये अधिनियम है उसमें क्या है, विधेयकों में प्रयोग होने वाली भाषा संबंधी क्या है, उपबंध है। तो आपको पता होगा कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की जो भाषा होती है वो क्या होती है, अंग्रेजी भाषा होती है। तो यह किस में कहा गया, अनुच्छेद 348 क में यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की जो सभी कार्यवाही जो भाषा होगी वह क्या होगी, अंग्रेजी में होगी और इसकी राजभाषा में कार्यवाही नहीं होगी। ओके दोस्तों, और इसमें यह लिखा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, राजभाषा का नहीं बल्कि किस भाषा का प्रयोग किया गया है, इसमें किया गया है राष्ट्रभाषा, अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस को, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी को क्या किया गया कि राजभाषा
में सम्मिलित किया गया, हिंदी को क्या किया है, राजभाषा को में सम्मिलित किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 में यह कहा गया है कि जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान है। जो 350 अनुच्छेद क में यह कहा गया है कि जो प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा होगी और शिक्षा की सुविधा की गई है। जो प्राथमिक स्तर पर मतलब जो 1 से 5 तक का जो विद्यालय होगा उसमें क्या होगा कि मातृभाषा का शिक्षा की सुविधा का प्रावधान होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, जो हिंदी भाषा का विकास होगा उसमें क्या किया गया कि निर्देश दिए गए हैं। ओके, और भारतीय संविधान में किसी भी भाषा का 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। तो अनुच्छेद 351 के तहत ही जो भारतीय संविधान में किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 351 के तहत किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, संविधान के प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। जो संविधान निर्माण हुआ था तो उसके प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? संविधान के प्रारंभ में जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम जो संविधान में भाषाओं की संख्या थी वो कितनी थी? उस टाइम जो भाषाएं थी वो 14 भाषाएं थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब उसके बाद क्या हुआ कि 14 भाषाएं थी, तो उसके बाद संविधान संशोधन हुए थे। तो संविधान संशोधनों के तहत जो भाषाएं थी उन भाषाओं को जोड़ा गया था। तो देख लीजिए, जो फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था भाषा से संबंधित, तो हुआ था 21वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1967 में हुआ था। जो 21वां संविधान संशोधन था वो 1967 में हुआ था। और इसमें क्या किया गया, जो सिंधी भाषा है उसे 8वीं अनुसूची में यानी कि भाग 17 में शामिल किया गया था। किसको? 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जो सिंधी भाषा है उसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब है 71वां संविधान संशोधन 1992। जो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, तो इसमें क्या किया गया कि जो 4 भाषाएं हैं, जो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को क्या किया गया था? 71वां संविधान संशोधन 1992 को शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। ओके दोस्तों, तो अब देखिए 3 भाषा, ये 14 भाषाएं थी, ये 15वीं भाषा जोड़ी गई और 3 और जोड़ी गई, तो 15 3 18 भाषाओं का निर्माण हो गया था 8वीं अनुसूची में। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब होता है 92वां संविधान संशोधन। जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, उसमें क्या किया गया कि जो बोडो है, बोडो, मैथिली और संथाली, ये 3 लैंग्वेज हैं, बोडो, मैथिली, संथाली को क्या किया गया कि 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। जो अब देखिए बोडो, मैथिली, संथाली को क्या किया है? 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, 96वें संविधान संशोधन। 96वें संविधान संशोधन 2011 में होता है और उड़िया भाषा का नाम परिवर्तन कर ओडिया किया गया। जो उड़िया भाषा, ये भी 96वें संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। उसमें क्या, उड़िया भाषा का नाम बदलकर क्या किया गया? ओडिया, ऊ से ओ कर दिया गया, ऊ से ओ कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा, इसको ब्राहुई लिखा है लेकिन इसे ब्राचड़ भी कहते हैं। ब्राचड़ है और जो किसकी भाषा है? पाकिस्तान बलूचिस्तान की भाषा है। जो भाषा शास्त्र दृष्टि द्रविड़ परिवार की भाषा है उसे क्या, ब्राहुई भाषा है, और वह क्या है? बलूचिस्तान की भाषा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको राजभाषा संबंधित अनुच्छेद, अनुसूची और भाग समझ में आए होंगे। मैंने आपको राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर बताया था, वो भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इस टॉपिक को पूरा देखेंगे। तो दोस्तों इस टॉपिक को पूरा करने के बाद आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों मिलता हूं अपने अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।